नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। कर्नाटक चुनाव समाप्त पर है। 10 तारीख को मतदान होगा। एक दिन में पूरे कर्नाटक में मतदान हो जाएगा और 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो कांग्रेस, जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का त्रिकोणीय संघर्ष है कर्नाटक में। कर्नाटक चुनाव के बारे में अभी तक जो प्रचार प्रसार हुआ है या तमाम सर्वे कंपनियों ने, सर्वे एजेंसियों ने प्रचार किया है, उसके तहत कांग्रेस को जीतते हुए दिखाई दिया गया था और भारी मतों से कांग्रेस लौटने जा रही है, या यूं कहें कि कांग्रेस की एक तरफा जीत हो रही है, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादुई प्रचार कितना रंग ला सकता है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री रातों रात समीकरण बदल देते हैं और चुनावी हवा भाजपा के पक्ष में चलने को मजबूर कर देते हैं। तो क्या यह प्रधानमंत्री का करिश्मा कमाल करेगा? क्या प्रधानमंत्री जी हवा का रुख मोड़ सकेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगा सकेंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक चुनाव ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके तुरंत बाद कुछ राज्यों में और चुनाव होंगे। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी को जीतने के अच्छे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि में जीतने की कुछ संभावना बनेगी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कर्नाटक को देख करके छत्तीसगढ़ भी रंग बदलेगा, कर्नाटक को देख करके राजस्थान भी रंग बदलेगा, मध्य प्रदेश भी और झारखंड भी। लेकिन जिस तरह से सर्वे कंपनियों ने, सर्वे एजेंसियों ने घोषणा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है, उसमें करप्शन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा होने जा रहा है। करप्शन के बारे में वहाँ के अभी के मुख्यमंत्री बोम्मई को पेटीएम की बजाय पेसीएम कहा जाता है। पेसीएम का मतलब कि पे कीजिए सीएम को। पेटीएम का मतलब होता है, आप जानते ही हैं, पेटीएम आप करते होंगे पैसा अपना। और लगभग 45% लोग मानते हैं कि महंगाई इतना ज़्यादा है, एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी की नैया पार होने वाली नहीं है। समीक्षक लोग, विश्लेषक लोग तो यह भी कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होने वाला है। वाटरलू का मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी लड़ाई राज्यों की। अगर कर्नाटक नहीं जीतते हैं तो बाकी राज्य भी नहीं जीतेंगे, और बाकी राज्य नहीं जीतेंगे तो दिल्ली दरबार पर फिर से पताका नहीं फहरा पाएंगे तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी। 40% कमीशन के नाम से आज कर्नाटक सरकार मशहूर है। बोम्मई के शासनकाल में भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है, और उसके पहले येदियुरप्पा जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही कुर्सी गंवानी पड़ी थी। और आज इसी करप्शन के मुद्दे को लेकर के जब लोगों से पूछा गया तो लोगों ने 52% लोगों ने कहा कि करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है और करप्शन के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर ही सरकार निर्मित की जाएगी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। विक्टिम कार्ड का मतलब इमोशनल ड्रामा। इमोशनल ड्रामा में बहुत माहिर हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो चाहे राज्य के स्तर पर चुनाव हो, वो चाहे केंद्रीय स्तर का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विक्टिम कार्ड
खेलने में बहुत माहिर हैं, लेकिन विक्टिम कार्ड वहाँ भी काम नहीं आ रहा है। और उनके विक्टिम कार्ड का जिस तरह से प्रियंका गांधी ने विरोध किया है और उनके विक्टिम कार्ड की पोल खोली है, उससे तो नहीं लगता है कि कर्नाटक में गुजरात जैसी स्थिति उत्पन्न कर दें और विक्टिम कार्ड खेल करके अपने पक्ष में जनमत को हासिल कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिकता के नज़रिए से भी कर्नाटक चुनाव को ले जाना चाहे और 4% मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने की बात कही ताकि 80% हिंदुओं को पटाया जा सके, 80% हिंदुओं का वोट लिया जा सके, लेकिन यह कार्ड भी काम नहीं आया। तो न विक्टिम कार्ड, न इमोशनल ड्रामा और न गाली गलौज की परिभाषा ही किसी के समझ में आ रही है। कर्नाटक चुनाव में लिंगायत नाराज हैं इसलिए क्योंकि येदियुरप्पा को कुर्सी से हटाया गया, और येदियुरप्पा को इसलिए हटाया गया कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचार के आइकॉन बन गए थे, और उन्हें हटाने के बाद फिर से बुलाया गया लिंगायत का वोट पाने के लिए। और लिंगायत को 1-2 नहीं, या यूँ कहें कि 40-50 नहीं, 60 भी नहीं, 68 टिकट दी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि लिंगायत को पटाया जा सके और लिंगायत का एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन लिंगायत समुदाय में बहुत से ऐसे कद्दावर नेता हैं जो कि कांग्रेस के भी साथ हैं और जेडीएस के भी साथ हैं, इसलिए किसी भी समुदाय का 100% वोट पाना या 80% वोट पाना नामुमकिन है आज की तिथि में, क्योंकि हर समुदाय में टूट है और हर समुदाय बटा हुआ है और हर समुदाय में मतभेद है। तो जाहिर है कि कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है कांग्रेस के रैलियों में, कांग्रेस के रोड शो में, उस तरह की भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जितने भी कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल से गए हुए हैं दिल्ली से और प्रचार कर रहे हैं, उनकी रैलियों में भीड़ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ लाखों की भीड़ होती है, लेकिन वह लाखों की भीड़ वहाँ नदारद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भाषण दे रहे हैं वहां पर टेंट लगे हुए हैं और टेंट में कितनी सीटें आ सकती है और वो टेंट पूरा भर भी नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री ज़रूर कहते हैं कि टेंट से बाहर भी लोग खड़े होकर के हमें सुन रहे हैं, लेकिन टेंट भी नहीं भरा होता है, कुर्सियां खाली होती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वे भीड़ इकट्ठा करते हैं। भीड़ अपने आप नहीं आती है, स्वतः स्फूर्त भीड़ नहीं होती है। उनके लिए कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, एमएलए जितने भी हैं पूरी ताकत लगा देते हैं भीड़ को इकट्ठा करने में। जरूरी नहीं है कि कर्नाटक के लोग ही उनकी भीड़ में हो, कर्नाटक के आसपास के राज्यों के लोग भी उनकी भीड़ में बुलाए जाते हैं और पैसे देकर के बुलाए जाते हैं। इसलिए लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन वो भीड़ वोट देने वाली नहीं होती है। तो रैली में जुटे हुए लोगों की संख्या के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ अच्छी स्थिति में है। और जो सर्वे हुआ है CSDS का, उसने हराते हुए दिखाया है भारतीय जनता पार्टी को, और 51%, 52% लोगों ने स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। 45% लोगों ने महंगाई की वजह से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब इस सिद्धांत को, या यूं कहें कि इस CSDS के सर्वे को पलटा कैसे जाए, बदला कैसे जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो झूठ बोलने में कोई कसर छोड़ रहे हैं और न लंबी चौड़ी परियोजनाएं और लंबी चौड़ी योजनाएं और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, वृद्धों के लिए
तमाम कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जान चुकी है, कर्नाटक ही नहीं सारी दुनिया जान चुकी है कि प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं। कितने वादे किए थे 2014 में, कितने वादे किए थे 2019 में, और उसमें से 9-10 साल बीत गए, कितने वादे पूरे हुए। तो प्रधानमंत्री जी के वादों पर, लब्बे लुआब पर, प्रधानमंत्री जी के बढ़ चढ़ के किए गए दावों पर विश्वास करने वाली कर्नाटक की जनता नहीं है, और वह मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि कांग्रेस या जेडीएस को जिताएगी। त्रिकोणीय संघर्ष है, इसमें जीत किसी की भी हो सकती है या किसी की भी नहीं हो सकती है। त्रिकोणीय का मतलब ही होता है कि कुछ सीटों से कांग्रेस चूक जाए, या कुछ सीटों से बीजेपी चूक जाए, या कुछ सीटों से जेडीएस चूक जाए। त्रिकोणीय संघर्ष जब जब भी होता है उसके बारे में पूर्वानुमान आंकड़ों का नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो उसके नेता हैं उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी में बम्बई मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं किसी भी रैली में, किसी भी रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का आइकॉन बन चुके हैं। येदियुरप्पा का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में इन्हें कुर्सी से हटाया गया है। इसी तरह से कांग्रेस में बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि आइकॉन के रूप में हैं। खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनका नाम लिया जा रहा, और ये खुद भी रात दिन एक कर रहे हैं कांग्रेस को जिताने के लिए। सिद्धारमैया हैं, डी.के. शिव कुमार हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो बेदाग हैं, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, और वे लोग खुल करके भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर रहे हैं। तो साथियों, अब देखना है कि 13 मई को कौन जाता है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई होती है या कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी या जेडीएस आएगी। लेकिन तमाम सर्वे और तमाम सबूतों और तमाम भाषणों के आकलन के बावजूद यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह टूट चुके हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, रात की नींद हराम है। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता का अंदरूनी सर्वे, हर पार्टियां अंदरूनी सर्वे कराती हैं, उनका अंदरूनी सर्वे भी बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हार बुरी तरह से हो रही है। वरना जिस तरह से बौखलाहट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें तो 91 गालियां दी गई हैं, और उसका जवाब में प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आपको तो 91 ही गालियां दी गई हैं, और जो राजनीति में होता है, सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व करता है, उसे गालियां पड़ती ही हैं, चाहे वो नेहरू जी ही क्यों ना हो, चाहे वो इंदिरा ही क्यों ना हो, चाहे वो राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह ही क्यों ना हो। और नेहरू और इंदिरा जी को तो इतनी गालियां पड़ी हैं कि उनको शब्दों में नहीं गिनाया जा सकता, 91-92 नहीं कहा जा सकता। किताबें लिखी जा सकती है, ग्रंथ लिखा जा सकता है, जितनी गालियां आरएसएस ने दिया है इंदिरा जी को और नेहरू जी को। इस तरह से उनके इस विक्टिम कार्ड को प्रियंका गांधी ने फेल कर दिया। उनके इस शस्त्र को, ब्रह्मास्त्र चला करके प्रियंका गांधी ने नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, और उस झूठ को भी लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इसके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने झूठे और कितने बड़े जुमलेबाज हैं। वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरियां देंगे। 9 साल बीत चुके हैं, 18 करोड़ नौकरियां दीजिए प्रधानमंत्री जी, कहाँ दे रहे हो? 18 लाख भी नहीं दिया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी, स्मार्ट सिटी बनेगी। कितनी स्मार्ट सिटी बनी, कितनी बुलेट ट्रेन चली?
हवा हवाई, सारी बातें हवा हवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आज देश जिस कगार पर खड़ा है, देश को बेच दिया है और देश को एक दो उद्योगपतियों को सौंप दिया है और उन्हें माला माल करने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से कर्नाटक में इसका असर पड़ेगा। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो की थी उसका भी परिणाम उन्हें मिलने वाला है। और कर्नाटक चुनावों के बाद राहुल गांधी का कद 2 गुना या 3 गुना होने वाला है निश्चित रूप से। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत तेजी से इनका ग्राफ बढ़ा था 2014 से 2019 तक, लेकिन उस ग्राफ को ये संभाल नहीं पाए और कर्नाटक आइकॉन बना हुआ है, आज एक प्रतीक, एक सिंबल बना हुआ है लोकसभा चुनाव का, या यूं कहें कि कर्नाटक के रास्ते से ही होकर के लोकसभा चुनाव जाएगा। तो कर्नाटक में जो कुछ होगा उसका असर राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तो होगा ही, दिल्ली तक इसकी धमक जाएगी। तो साथियों, अब देखना है कि 10 मई को चुनाव होगा पूरे कर्नाटक में, 13 मई को परिणाम आएंगे। लोग तो यही कह रहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं कि 13 मई बीजेपी गई। ऐसा मैंने कई वीडियो में देखा है जो कर्नाटक के बच्चे कर्नाटक में ही कह रहे हैं 13 मई बीजेपी गई। तो कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार होने जा रही है और इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी हार होगी और सबसे बड़ी हार तो 2024 में होने वाली है और उसके संकेत अभी से मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं, मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंच सके।